नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन ज्ञान में आपका स्वागत है। आई होप सबकी तैयारियां अच्छी चल रही होगी पीटीआई से रिलेटेड। ठीक है, आपको भी पता है विज्ञप्तियां का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। थर्ड ग्रेड की बहुत अच्छी वैकेंसीज है अपने पास। यहाँ पे अपने पास 5,000 के समथिंग है, आपको ये मान के चले। ठीक है, 5,000 समथिंग है, तो ये अपने पास बहुत अच्छा मौका है तैयारी का। यहाँ पर मैंने पेपर सेकंड से रिलेटेड मैंने सारी वीडियोस टॉपिक वाइज डाल रखी हैं। जिन्होंने भी वीडियोस नहीं देखी हैं, यहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हैं। लास्ट टाइम अपन ने अनाटमी से रिलेटेड सेल के बारे में डिस्कस किया था, कोशिका के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो एक एक टॉपिक को एनाटमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियोस है, मैं एक एक टॉपिक का वीडियो डाल रहा हूँ, जिससे आपको शॉर्ट में वीडियोस आपके क्लियर होते चले जाए। मैं एक साथ ही एक लंबा वीडियो बना दूंगा तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा और आप वीडियो स्किप कर देंगे। तो मेरे को यही है कि आपका कोर्स भी कवर करूँ जल्दी से जल्दी और आपके टॉपिक्स भी क्लियर करूँ, जिससे बाद में अपना पूरा कोर्स ओवर होने के बाद में अपन सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बाय चांस मेरी कोई वीडियोस के अंदर कोई टॉपिक कवर नहीं होता है या कोई पॉइंट्स ऐसा छूट जाता है, तो आप उसके बारे में टेंशन मत लेना। वो मैं क्वेश्चंस आंसर जब के पूरा पैटर्न बनाऊंगा उसके अंदर अपन पूरा तरीके से डिस्कस कर लेंगे, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपका भला होगा तो ही मेरा भला होगा, नहीं तो कुछ भी लेना देना नहीं है। तो आज अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं उत्तक। भाई उत्तक है क्या? तो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर उत्तकों का निर्माण होता है। अब उत्तिकाएं मिलकर क्या करते हैं, फिर अंगों का निर्माण करते हैं, फिर अंग मिलकर क्या करते हैं, तंत्रों का निर्माण करते हैं, और तंत्र मिलकर क्या करते हैं, पूरे मानव शरीर का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ही अपने पूरे शरीर के अंदर उत्तक होते हैं। और पूरे उत्तक क्या है, यहाँ पर 6 प्रकार के बताए हुए हैं, इसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, कई कोशिकाओं से मिलकर उत्तकों का निर्माण होता है, और उसी प्रकार कई उत्तकों मिलकर मानव शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं, कई अंग मिलकर तंत्रों का निर्माण करते हैं, और कई तंत्र मिलकर मानव शरीर का निर्माण करते हैं। बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है कि भाई किस प्रकार शरीर के अंगों का निर्माण होता है, तो यहाँ पर उत्तकों से मिलकर मानव शरीर के अंगों का निर्माण होता है। फिर पूछ लेगा तंत्रों का निर्माण कैसे होता है, भाई कई अंग मिलकर तंत्रों का निर्माण करते हैं, फिर कई अंग मिलकर फिर कई तंत्र मिलकर मानव शरीर का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन तो वो किसी भी तरीके से पूछ लेगा, उसमें अपन को हर तरीके से रेडी रहना है। अब 6 प्रकार के होते हैं मानव शरीर में, मुख्य रूप से 6 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। पहला है उपकला उत्तक, एपिथेलियल टिश्यूज, ये अमाशय है, अमावस्या का रखता है। विभिन्न गुहाएं, विभिन्न नलियां, रक्तवाहिनियां आदि में पाया जाता है। ये पतली झिल्ली होती है, इस झिल्ली के नीचे भी एक उसके बीच में एक पतली सी और झिल्ली रहती है, जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, भाई आपकी एक पतली सी झिल्ली है, उसके नीचे भी एक और पतली सी झिल्ली रहती है, और उसके बीच में भी एक पतली सी झिल्ली रहती है, जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये तो आपकी पूरी बॉडी आ गई, या आपकी स्किन आ गई, उसके नीचे भी एक पतली सी झिल्ली रहती है, जिससे अपन बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको भी 2 भागों में बांटा हुआ है। सरल उपकला, इसमें केवल एक परत होती है जो स्त्रावी और बहने वाली सतहों पर पाई जाती है, सतह पर पाई जाती है। सरल उपकला में क्या होती है, ये स्त्रावी और बहने वाली स्त्रावी सतहों पर ही पाई जाती है, जैसे फेफड़ों में, रक्तवाहिनियों में, गुर्दों की नलियों में, पित्त की थैलियों में, श्वास नलियों में आदि। देखो ये भी क्या है, इसको भी अपन ने 3-4 पार्ट्स में बांटा हुआ है। सरल उपकला को भी अपन ने 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है, लेकिन ये इनडेप्थ आपसे पूछने वाला नहीं है। सेकंड थर्ड ग्रेड के अंदर सिर्फ आपसे ये पूछ लेगा कि सरल उपकला में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर उत्तक पाए जाते हैं। तो ये फेफड़ों में, रक्त कोशिकाओं के ऊपर, गुर्दों की नलियों में, पित्त की थैलियों में, श्वास नलियों में आदि। तो फिर इसके चारों जो नेम है वो इनडेप्थ हो जाते हैं और साइंटिफिकली नेम है।
फिर साइंटिफिकली नेम भी ये है कि फेफड़ों के ऊपर कौन कौन सी ऐसी है उपकला है जो उसको पाई जाती है, गुर्दों की नलियों पे ऐसी कौन सी है जो उपकला पाई जाती है। तो इसको भी सरल उपकला को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। तो अपन को तो सिर्फ यहाँ पर ये ध्यान रखना है, सरल उपकला एक ऐसी परत होती है जो स्रावी और बहने वाली सतहों पर पाई जाती है, फेफड़ों में, रक्त कोशिकाओं में, गुर्दों की नलियों में, पित्तली थैलियों में और श्वास नलियों में। फिर आती है मिश्रित कंपाउंड। कंपाउंड को आप देख लो क्या बोल सकते हैं। मिश्रित यहाँ पर मैंने सही वर्ड देखा, तो ये कोशिकाओं की एक से अधिक सतहों पर पाई जाती है। सतहों का बना होता है, या अपन इसको बोल सकते हैं परतों का बना होता है। परतों का बना होता है, जैसे नाखून, स्किन, बाल, आंखें, मूत्र नली आदि। ये क्या है? मिश्रित उपकला। तो यहाँ पर अपना उपकला उत्तर होता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, एक छोटी सी पतली सी झिल्ली होती है और झिल्ली के नीचे एक झिल्ली रहती है जिसे अपन बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसको 2 पार्ट में बांट रखा है, सरल उपकला और मिश्रित उपकला। सरल उपकला क्या है? फेफड़ों में, रक्त कोशिकाओं में, गुर्दों की नलियों में, पित्तली थैलियों में, जहाँ पर सीधी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक से अधिक परतें होती है, यहाँ पे एक से अधिक परतें होती है जिससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता है, तो उसमें मिश्रित उपकला है। इस तरीके से अपन ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं अपन संयोजित ऊतक, कनेक्टिव टिश्यूज। ये एक ऐसे ऊतक होते हैं जो शरीर की विभिन्न रचनाओं और अंगों को आपस में बांध कर रखते हैं, उन्हें पोषण और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये मुलायम जेली जैसी के समान होते हैं और मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। अब 8 प्रकार को भी अपन अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। है कनेक्टिव टिश्यू है क्या? जो अपने शरीर को, रचनाओं को और अंगों को आपस में बांध के रखते हैं, उनसे दूर नहीं होने देते। ठीक है, अपन बोलते हैं कई कबार टिश्यूज अलग अलग हो गए हैं, टिश्यूज फट गए हैं, तो मसल्स होता है। ठीक है, तो इसके अंदर पूरी तरीके से बॉडी को एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बना के रखना ही इनका कनेक्टिव टिश्यू का काम है, और जो पोषण देना है और उनको सुरक्षा प्रदान करना है वो मेन टिश्यूज का ही काम है। और ये मुलायम जेली के समान होते हैं, इनको 8 प्रकार से बटाए हुए हैं। कनेक्टिव टिश्यूज 8 प्रकार के होते हैं। एलीलोयर, एलोयर टिश्यूज ऊतकों को जोड़ने तथा उन्हें सहारा देने वाले शरीर के प्रत्येक भाग में पाया जाता है। त्वचा के नीचे, पेशियों के बीच में, पाचन नली आदि एलोयर। ये आपको ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट। एंटीपोज ऊतक, ये वसा, इसमें वसा कोशिकाएं पाई जाती है। आंखों की पलकों, कोशिकाओं के जनांग के अतिरिक्त सभी जगहों पर पाया जाता है। बस 2 चीज को छोड़ के एंटीपोज जब सक्रिय होता है। टिश्यूज जो एंटीपोज है, ये सिर्फ आईज और इसे अपन एनस भी बोलते हैं, मेल की चाइनस होता है। इन 2 जगह को छोड़ के, इन 2 जगहों को छोड़ के बाकी एंटीपोज सब जगह पाया जाता है। फाइब्रस ऊतक, ऊतक बहुत कठोर और मजबूत होते हैं। फाइब्रस से अपन लगा सकते हैं कि फाइबर जो होता है वो ना प्लास्टिक का रहता है ना कांच का रहता है। तो ऐसे नॉर्मली अपन देखें तो भाई ना कांच का होता है ना प्लास्टिक का होता है, तो वो क्या होता है? मजबूत हो जाता है। इन दोनों का प्लस दोनों को जोड़ के फाइबर का निर्माण होता है। तो इसी में सेम फाइबर ऊतक में क्या होता है? ये बहुत कठोर और मजबूत होते हैं। कठोर से कठोर अपन रिलेट कर सकते हैं, जहाँ फाइबर आ गया वहां मतलब कठोर होगा कुछ ना कुछ, इसलिए उन अंगों में अधिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऊतक। यहाँ ताकत और प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ती है। लिगामेंट इसी के बने होते हैं। इस तंतु से ऊतक में मस्तिष्क और ग्रोथों को भारी रक्षात्मक आवरण भी बनता है। भाई जो आपका हेड है मोस्टली इस चीज का ही बना होता है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग होता है। बाई चांस आप गिरते हैं तो भी आपके लगने के चांस कम होते हैं। आपका नी भी यही रहता है सेम। ठीक है, आपका ये लेग है, तो ये जो नी है आपका, ये भी इसी लिगामेंट का बना होता है, इसी फाइब्रस ऊतक का बना होता है। इलास्टिक टिश्यू, ये ऊतक काफी लचीले होते हैं। इलास्टिक से आप लगा लेंगे डायरेक्ट लचीले होते हैं। इसका कारण ये काफी खेलते समय, सिकुड़ते समय भी इसका यही कारण है।
रक्तवाहिनियां, श्वास नलियां आदि क्या है, इलास्टिक टिश्यूज। कार्टिलेज, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है। कार्टिलेज क्या होता है, ये सभी मुलायम ऊतकों में सबसे मजबूत ऊतक होता है। तो वापस से देखना, ये सभी मुलायमों में ऊतकों में सबसे मजबूत ऊतक होता है। हड्डी के बाद किसी का नंबर आता है तो वो कार्टिलेज में ही आता है, और कार्टिलेज में रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी। जो कार्टिलेज है क्या है, कार्टिलेज ऊतक है, इसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती है, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट रहता है, इसलिए ही अपन इसको कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। बल्कि यह एक आवरण से ढका रहता है जिसे अपन पेरिकार्डियम कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कार्टिलेज में एक ऐसा आवरण है जो ढका रहता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं अपन, पेरिकार्डियम कहते हैं। वापस से देखना, जो इंपॉर्टेंट है, कार्टिलेज ऊतक क्या है, सभी मुलायम ऊतकों में सबसे मजबूत ऊतक है, और हड्डी के बाद किसका नंबर आता है, डायरेक्ट कार्टिलेज का ही नंबर आता है। कार्टिलेज में रक्तवाहिनियां नहीं होती है, बल्कि ये एक आवरण से ढका रहता है जिसे अपन पेरिकार्डियम कहते हैं। लिम्फोइड टिश्यू, देखो इनके कोई हिंदी नेम नहीं है, ये इंग्लिश नेम ही है, तो यही चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसका हिंदी कोई अल्टरनेटिव नेम नहीं है। ये ऊतक, बाकी अल्टरनेटिव नेम हो सकते हैं, जिसका गूगल कर लो आप और डायरेक्ट सर्च करो तो इसका तो कुछ अलग ही मीनिंग निकाल देगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा यही रहे, क्योंकि पेपर में क्या हिंदी इंग्लिश में दोनों में आते हैं, तो बाई चांस क्या हिंदी में आपको पता है कि एक लैंग्वेज का अर्थ का अनर्थ तो वो एग्जामिनर करना जानता है और अपने समझ में आना है नहीं, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश के नेम रट ले, वो बेस्ट है। ये ऊतक क्षमता प्रदान करने वाले पदार्थों का निर्माण करता है। जो ऊतकों का निर्माण कर रहा है और पदार्थों का निर्माण कर रहा है, कौन कर रहा है, लिम्फोइड टिश्यूज, जिससे शरीर रोग मुक्त रहता है। यह लिम्फोइड नोड स्प्लीन, अब देखो, फिल्टर्स द ब्लड, स्टोर्स द ब्लड सेल्स एंड डिस्ट्रॉय ऑल ब्लड सेल्स। भाई स्प्लीन है क्या, स्प्लीन क्या है भाई, आपके ब्लड को प्योरीफाई कर रहे हैं, आपके ब्लड को स्टोर कर रहे हैं, जो ओल्ड पुरानी कोशिकाएं हो गई उनको डिस्ट्रॉय करने का काम क्या है, इसका है, लिम्फोइड टिश्यूज का है। टॉन्सिल, अपेंडिक्स और छोटी और बड़ी आंतों आदि में पाए जाते हैं। लिम्फोइड टिश्यूज, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका भी इन डेप्थ थोड़ा हो तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो उस चीज को आप थोड़ा और कंसिडर करके पढ़ लिया करें। इसके बारे में अपन एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे। लिम्फोइड टिश्यूज है क्या, तो देखो लिम्फोइड टिश्यू, सबसे पहले तो ये ध्यान रख लो कि लिम्फोइड टिश्यू का काम क्या है। ये शरीर के अंदर होते हैं, जिसमें स्प्लीन का काम क्या होता है, ब्लड को इकट्ठा करना, ठीक है, ब्लड को फिल्टर कंटिन्यू करते रहना, जो पुरानी कोशिकाएं उनको खत्म करके नई कोशिकाओं का निर्माण करना, अपने गले के अंदर अपेंडिक्स, ठीक है, छोटी और बड़ी आंतों की दीवारों पर भी पाए जाना, और मेन क्या है काम, रोगों से मुक्त करना मस्तिष्क। तो ये क्या है, ऊतक क्षमता प्रदान करने वाले पदार्थों का निर्माण करता है और शरीर को रोग मुक्त रखता है। लिम्फोइड नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स छोटी और बड़ी आंतों का एक आंतों की दीवारों पर पाया जाता है। लिम्फोइड टिश्यूज का मोएड टिश्यूज क्या है, देखिए मोएड टिश्यू है एक ऊतक जो श्लेष्मा द्वारा निर्मित होते हैं। ये बच्चा जब जन्म लेता है तो उसी बच्चे की नाभि के एक जेलीनुमा पदार्थ आता है, उसे ही म्यूकोइड टिश्यूज कहते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो एक बच्चे की जो नाभि होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके एक नाभि पे एक चीज जुड़ी हुई होती है, तो उसे अपन म्यूकोइड टिश्यूज कहते हैं। रक्त ऊतक प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बनता है। इस चीज का भी आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि ब्लड टिश्यूज क्या है, प्लाज्मा और कोशिका, प्लाज्मा प्लस सेल से मिलकर जो बनता है वो क्या है, ब्लड टिश्यू। तो यहाँ पर अपने 8 ये पूरे हो गए, किस चीज के 8, ये अपने कनेक्टिव
टिश्यू से रिलेटेड 8 जो ऑब्जेक्ट्स थे उसके पूरे होगा। अब थर्ड की बात करते हैं अपन, क्योंकि इसके भी अपने कितने 6 पार्ट में टिश्यूज को डिवाइड कर रखा है अपन ने, और जिसके बारे में अपन ने लास्ट में डिस्कस किया है वो कनेक्टिव के थे। अब थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है अपन मांसपेशियों तक। इसको क्या बोलते हैं? मसल्स टिश्यूज और मायोप्रोक्लूसिव टिश्यूज। मायोप्रोक्लूसिव टिश्यूज ये वे ऊतक हैं जिसमें जंतुओं के शरीर की कोशिकाएं निर्मित होती है। ये कोमल होते हैं, इनके कारण पेशियों में संकुचन की क्षमता होती है। पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं जिन्हें हम पेशी तंतु कहते हैं। पेशी ऊतकों के कारण ही हमारे शरीर में गति संभव हो पाती है। ठीक है, अब देखो समझना है भाई, देखो यहाँ पे क्लियरली समझना है क्या यहाँ पे भाई मांसपेशी ऊतक क्या है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है अपना स्केलेटल, दूसरा है स्मूथ, तीसरा है कार्डिक। तो मसल्स टिश्यूज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है अपन ने, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डिक। अब उसके बारे में अपन यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि है क्या। पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि मांसपेशियां ऊतक है क्या। ये वे ऊतक होते हैं जो जंतुओं के शरीर की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ये कोमल होते हैं, इनके कारण पेशियों में संकुचन की क्षमता होती है। भाई डायरेक्टली आपकी मसल्स जब तक वो वर्क नहीं करेंगे तो आप तक में आपकी स्ट्रेंथ नहीं आने वाली आपकी बॉडी में। तो पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं के बने होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम पेशी तंतु कहते हैं। पेशी ऊतक के कारण हमारे शरीर में गति संभव हो पाती है। आप चल रहे हो, वो किसके थ्रू चल पा रहे हो? मसल्स के थ्रू चल पा रहे हो। मसल्स में जब तक पावर नहीं आएगी वो किसके थ्रू आएगी? टिश्यूज के थ्रू आएगी, तभी अपना चलना संभव हो पाता है। रेखांकित पेशियां, अब देखो ये पहला पार्ट आ गया, ये दूसरा पार्ट आ गया और ये तीसरा पार्ट आ गया। रेखांकित पेशियां ऐच्छिक होती है, ये इसका मतलब है स्केलेटल। रेखांकित पेशियां ऐच्छिक होती है अर्थात इच्छा होने से संकुचित होने वाली अस्थियां पर लगी रहती है। शरीर की गति, चलना फिरना, दौड़ना, चलना फिरना, दौड़ना, पकड़ना, खड़े होना, इन्हीं पेशियों के आंकुचन का प्रसार का फल है। तो स्केलेटल एक ऐच्छिक, तो स्केलेटल इच्छा होने पर संकुचित होने वाली क्रिया है। ये अपने आप ही चलना फिरना, दौड़ना, पकड़ना, खड़े होना, इन्हीं पेशियों के आकर आता है। हम इसका कंक्लूजन क्या है वो अपन लास्ट में देखेंगे। रेखांकित पेशियां हमारी इच्छा के अधीन नहीं है, स्मूथ जिसको बोलते हैं अपन। वे स्वतः ही आंकुचित व प्रसारित होती है। सारी पाचन प्रणाली रसनिका से गुर्दा तक वे इन पेशियों का प्रधान भाग रहता है। आवगति इन्हीं की क्रियाओं का फल है। वही जो गति आ रही है और उससे अपन जो कार्य करें वो इन्हीं की ही देन है। प्रत्येक नलिका, रक्त वाहिनियां तथा आंसू से भित्तियां प्रदान इन्हीं पेशियों की बनी होती है। थर्ड बात करते हैं कार्डिक। हृदय पेशियों की रचना, हृदय पेशियों की रचना ऐच्छिक पेशियों के समान होती है। वे इच्छा के अधीन नहीं होती है, स्वतः ही संकुच प्रसार करती रहती है। वास्तव में यह सिद्ध हो चुका है कि हृदय की पेशियां स्वतः ही आंकुचन करने की शक्ति होती है, नाड़ी नियंत्रण से बिल्कुल स्वतंत्र होती है। भाई आपका हृदय बाहर निकाल के भी रख देते ना शरीर से, तो कुछ टाइम तक तो पंप और खुद चलता रहेगा, क्योंकि जो उसकी ऊतक है और यहाँ पर जो उसकी क्रिया है वो स्वतः ही होती रहती है। इसलिए इसको कार्डियक अपन ने मसल्स बोला है, जो किसी से रिलेट नहीं करती है, खुद ही ऐच्छिक करती है, खुद ही पंप करती है, खुद ही कार्य करती है। कोई नाड़ियों का लेना देना और कोई तंत्रों का लेना देना नहीं है इसके अंदर। जब डायग्राम में आपको इजीली समझ में आ जाए। स्केलेटल देखो है क्या, एक लंबी सीधी रचना होती है, ठीक है, स्केलेटल। और ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है अपन ने डिस्कस किया था। यहाँ पे वापस देखो, चलना फिरना, दौड़ना, पकड़ना, खड़े होना, एनिंग होना, आंकुचित प्रसार इसी का ही फल है। ये ऐच्छिक होती है, अपने अनुसार काम करती है। ऐच्छिक का मतलब है यहाँ से अपन
ये स्वतः ही वर्क करती है, स्वतः ही कार्य करती है। और ये अनैच्छिक। अब स्मूथ स्मूथ मसल्स क्या होती है? यहाँ पे हमने बताया है स्मूथ मसल्स क्या है। ये स्वतः ही आकुंचित और प्रसारित होती है, इच्छा के अधीन नहीं है। सारी पाचन प्रणाली हृदय से लेकर गुदार तक तथा इन पेशियों का प्रधान भाग रहता है। पाचन प्रणाली हृदय से लेकर गुदा तक इन पेशियों का प्रधान रहता है। इन्हीं की क्रियाओं का फल है भाई जो अपने मेन। अब देखो ये क्या है, नाम बता देता हूँ। अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम मेन, तो इसके अंदर इसका काम होता है। तो आप स्मूथ मसल्स को डाइजेस्टिव सिस्टम से ध्यान रख सकते हो, क्योंकि इसकी जो परत होती है उसी को ही ये डाइजेस्ट करके अपने पूरे प्रणाली को नियंत्रित करता है, जिसे अपन स्मूथ मसल्स कहते हैं। कार्डिक मसल्स आपके हृदय से रिलेटेड आ गए, तो यहाँ पर ये चीज अपने क्लियर होती है। बाकी इसको इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए स्केलेटल मसल क्या होती है, स्मूथ मसल्स क्या होती है और कार्डिक मसल्स क्या होती है। अब फोर्थ बात करते हैं अपन स्नायु ऊतक की। तंत्रिका तंत्र स्नायु ऊतकों का बना होता है। मानव शरीर में दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, संवेगी और गामक। संवेगी तंत्रिका होती है सेंसरी नर्व, गामक तंत्रिका होती है मोटर नर्व। सेंसरी से आप लगा सकते हैं जो शरीर से मस्तिष्क तक आवेगों को ले जाती है। आपकी बॉडी में जो भी हलचल हुई उसका, जैसे आपने प्रेस को टच किया तो तुरंत सिग्नल कहाँ जाएगा? आपके मस्तिष्क को। ठीक है, आपको करंट लगा तो तुरंत संदेश जाएगा मस्तिष्क। तो ये कौन करती है? संवेगी तंत्रिकाएं। गामक तंत्र जो आवेगी की प्रतिक्रिया को मस्तिष्क से शरीर की ओर लाता है। आपके दिमाग ने सिग्नल दिया कि मुझे लॉन्ग जंप करना है, तो मैं रन कर आऊंगा और मैं यहाँ पर रुककर सीधा जंप करूंगा। तो ये चीज आपके मस्तिष्क से आई है। आपका मेंटली पहले सेटअप हो गया है कि आपको 5 किलोमीटर भागना है या 10 किलोमीटर रन करना है। तो ये क्या है? आपके मस्तिष्क ने सिग्नल दिया है और शरीर उस तरीके से आपको प्रिपेयर कर लेता है। तो यहाँ पर अपना नर्व टिश्यूज भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रंथि ऊतक की। ग्रैंडुलर टिश्यूज कोशिकाएं और कोशिकाओं का समूह किसी प्रकार का रस और तरल पदार्थ उत्पन्न करता है। भाई ग्रैंडुलर टिश्यूज क्या है? कोशिका और कोशिकाओं का एक समूह होता है, छोटे छोटे ऐसे होते हैं और पेयर्स में होते हैं। तो वो एक प्रकार का रस और तरल पदार्थ उत्पन्न करते हैं। इन तो ये मैं बताता हूँ आपको है क्या। ये है अपने उत्तक है। ये वे उत्तक होते हैं उत्तकों को हम ग्रंथि कहते हैं। उत्तक है, तो काट के सही कर लेना आप। कोशिका और कोशिका समूह किसी प्रकार का एक रस और तरल पदार्थ उत्पन्न करते हैं। इन उत्तकों को ही हम ग्रंथि कहते हैं। यह यकृत, अग्नाशय, प्लीहा आदि सभी ग्रंथियों की उपकला उत्तकों से बने होते हैं। जो अपन ने पढ़ा था एपिथेलियल, वो इन्हीं की बनी होती है। ग्रंथियों को दो प्रकार की होती है, बाहरी स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। भाई ग्रंथि दो प्रकार की होती है और इनका क्या होता है? एक प्रकार का रस और तरल पदार्थ छोड़ने का काम होता है बॉडी के अंदर। इनको हम ग्रंथि बोलते हैं। यकृत और अग्नाशय, प्लीहा आदि सभी ग्रंथियां उपकला उत्तकों से बनी होती है। बाहरी स्रावी क्या है? देखो, नलिका आयुक्त ग्रंथि होती है। यह स्राव को नली के द्वारा किसी अंग की एपिथेलियल सतह पर छोड़ती है, जैसे ब्लैडर से कोलेस्ट्रॉल इसी तरह वित्र होकर छोटी आंत में पहुंचता है। इसी प्रकार अग्नाशय रस छोटी आंत में पहुंचता है। तो ये ही है बाहरी स्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? ये ग्रंथियां नली विहीन होती हैं।
इनसे निकलने वाला रस का स्त्राव सीधा रक्त में होता है डायरेक्ट। आपको ये चीज ध्यान रख लेना, बाहरी स्त्राविका तो छोड़ो, अंतःस्त्राविका देख लेना कि उनसे जो भी रस निकलता है। भाई ग्रंथि का काम जो है रस निकालना, अब इसमें भी अंतरीय बाहरी है। अंतरी का काम है सीधा रक्त निकाल के सीधा रक्त में प्रसारित करना, और इस स्त्रावी रस को हार्मोन कहते हैं। भाई कई हार्मोन्स ऐसे हैं जो अपने बॉडी से सीधे रिलीज होते हैं और डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाते हैं। उदाहरण है पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड, ये आदि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो सीधे रक्त में बहकर सीधे हार्मोन्स का निर्माण करते हैं, और हार्मोन्स भी कहते हैं इनको। लास्ट बात करते हैं कंकालीय ऊतक, स्केलेटल टिश्यूज। ये शरीर का कठोर ऊतक होता है, मानव शरीर का ढांचा बनाता है, शरीर को निश्चित आकार देते हैं, शरीर को सीधा रखने में इनकी सहायता होती है, और इनके बिना खड़ा नहीं भी हो सकते। भाई ऐसे टिश्यूज हैं जो बॉडी के अंदर नहीं होंगे ना तो आपकी बॉडी गिरी रहेगी हमेशा, आप लेटे रहोगे हमेशा। तो ये शरीर बिना किसी खड़े नहीं हो सकते हैं, और अस्थियों की संधियों द्वारा ही इनकी गति होती है। तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा जब तक ही काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है, और इसे लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो पाई जाती है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो रेड बोन मैरो के अंदर ही आरबीसी का निर्माण होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं साइंटिफिकली कि भाई आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो में। वापस देख लेते हैं, ये शरीर का कठोर ऊतक होता है, मानव शरीर का ढांचा बनाता है और शरीर को निश्चित आकार देता है, शरीर को सीधा रखने में ये सहायक होता है, और इसके बिना खड़े भी नहीं हो सकते हैं। अस्थियों की संधियों का द्वारा ही इनकी गति होती है। ये शरीर के कोमल अंगों की रक्षा में सहायक होते हैं, और लाल अस्थि मज्जा इसमें पाई जाती है, और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब देखो यहाँ पर मैंने नोट बना के दे रखा है। अब कार्बनिक क्या है और अकार्बनिक क्या है। कार्बनिक ऑर्गेनिक ये हड्डियों में 25 से 30% पाया जाता है, जिसमें ओशिया मायोप्रोटीन होता है। कार्बनिक में ओशियन मायोप्रोटीन होता है, और जो हड्डियों में 25 से 30% पाया जाता है। अकार्बनिक क्या है, यह 50% होता है बॉडी के अंदर, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और इनके अलावा मैग्नीशियम, पोटेशियम निहित रहते हैं। अकार्बनिक क्या है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जो बॉडी के अंदर 50% पाया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और है, हड्डियों के भार शरीर के भार का लगभग 1/6 होता है। भाई हड्डियों का भार है, वो शरीर का आपका सपोज 60 किलो वजन है, तो आपकी बॉडी में सिर्फ 10 किलो तो हड्डियां है, जिसका 50% भाग खनिज का बना होता है, और शरीर में कुल कैल्शियम 99% भाग हड्डियों में पाया जाता है। आपको डायरेक्ट पूछेगा कि 99% भाग कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, तो भाग हड्डियों में पाया जाता है। तो अपना यहाँ पर ऊतक कंप्लीट हो गया है, तो हम अपना वीडियो यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप मेरा वीडियो का कंटेंट आपको शॉर्ट एंड स्वीट लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, और मैंने सिर्फ ये बेसिकली आपको क्लियर करने के लिए ही बनाई हुई वीडियोस हैं, जिनके साइंस से बैकग्राउंड नहीं है, क्या बीए से रिलेटेड है या और कोई है जिनको प्रॉब्लम होती है साइंस के अंदर, तो मैंने उनको इजीली आपको शॉर्ट लैंग्वेज के अंदर इसको डिस्क्राइब करा हुआ है। मेरा मेन मकसद क्या है कि आपको निःशुल्क, भाई और तो क्या कर रहे हैं कि पैसे ले रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, उनसे मुझे लेना देना नहीं है। आपने तो सिर्फ तैयारी पे फोकस रखना है। आपको देखो हर टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन हर जगह नहीं मिलेंगे। तो मेरा यही रहा है स्टार्टिंग से। देखो मैं डायरेक्टली आपको बोलता हूँ, मैंने भी यूट्यूब पर सर्च करा था, बट मुझे एक तरफ सारे कंटेंट नहीं मिले, तो फिर मैंने ही खुद ने स्टार्ट कर दिया कंटेंट डालना। तो ये था मेरा मकसद। तो मेरा मकसद ये भी था कि एक जगह सारा कंटेंट मिल जाए मेरे फ्रेंड्स को, जिससे उनको इजी हो पढ़ना। तो यहाँ पर आपको मैंने हर वीडियो से रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस डाल रहा हूँ। यहाँ पर पीटीआई, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड
मैं यहाँ पर वीडियोस डालता हूँ। तो मेरे से बस आपसे यही सपोर्ट रहेगा कि आप अपने फ्रेंड से शेयर करें, जिससे उन तक ये सारा कंटेंट पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे साथ बने रहें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।